आप सबको डिटेन करो, ठीक है, सबको और मुक्त उधर करो। चलो रवाना जाए। आज देश में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। देश में आंदोलन की एक बाढ़ सी नजर आ रही है। देश के कोने कोने से अलग अलग मांग उठ रही है। जनता सरकार की नीतियों से लगभग असंतुष्ट नजर आ रही है। कहीं छात्र मांग उठा रहे हैं, कहीं किसान मांग उठा रहे हैं। हर जगह अलग अलग मुद्दे, हर जगह अलग अलग प्रदर्शन। क्या देश की हालत अब इस कदर जो है हो चुकी है कि अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने पड़ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में सुमन। इसी आंदोलन की एक कड़ी के साथ जुड़ते हुए हम राजस्थान के छात्र संघ चुनाव जो है उनको बहाल करने को लेकर एक मांग उठी है, उसको लेकर बहुत से छात्र नेता, युवा छात्र नेता साथ में जुड़ चुके हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके अपनी मांग जो है मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्य राज लोहारिया। उनसे करते हैं सीधी बातचीत और बेबाक सवाल। स्वागत है लक्ष्य राज आपका न्यूज़ 21 में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप एक युवा छात्र नेता जो है, कह सकते हैं हम एक प्रकार से, कितने साल पहले आपने ये जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी? जी देखिए मैडम, मैं कोरोना के बाद ही विश्वविद्यालय में आ गया था। मेरा 2020 का एनरोलमेंट है और 20 से 23 तक मैं राजस्थान कॉलेज में था और 23 से अभी तक मैं विश्वविद्यालय के अंदर हूँ। तो मुझे कम से कम 6 साल हो गए हैं विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के मुद्दे उठाते हुए, छात्रों की समस्याओं को हल करते हुए। जी। ये इतनी कम उम्र में राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने क्यों सोचा कि आपको राजनीति में ही जाना है? देखिए मैडम, जाने का तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। जयपुर आने से पहले भी ये कभी नहीं सोचा था कि हम छात्र राजनीति की ओर बढ़ चलेंगे। यहाँ आने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद, यहाँ जब एक आम छात्र राजस्थान भर से यहाँ पे छात्र आते हैं और सभी छात्र जो होते हैं वो किसान वर्ग, आम परिवार के लड़के होते हैं और वो जब यहाँ आते हैं, उनकी जो समस्या होती है उनको देखते हुए हम इस दौर में चलते बढ़े। मतलब जब मैं पहली बार विश्वविद्यालय के अंदर कदम रखा था, विश्वविद्यालय का कुछ माहौल ऐसा ही था कि एक आम छात्र के साथ न्याय नहीं हो रहा था। एक आम छात्र जब अपनी समस्याओं को लेके प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता था तो उसे संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता था और उनका रवैया ये होता था कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मतलब एक आम छात्र को यहाँ परेशानी देखनी पड़ रही थी। जब हमारा यहाँ आना हुआ तो हमने ये ठान लिया था कि हम तो यहाँ परेशान हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, पर जो हमारे जूनियर रहेंगे उनको जो हमने परेशानियां जेल देखने को मिली, हम उनके साथ वो नहीं होने देंगे। तो उसी कड़ी में हम चलते गए, धीरे धीरे कारवा आज यहाँ तक पहुंच गया कि हमको छात्रों ने 2022 में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हमें निर्वाचित किया और आज भी हम बिना चुनाव के भी आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी आपने जैसे कि बताया कि छात्रों की बातें सुनी नहीं जाती थी, अनसुनी कर दी जाती थी, तो आपको ये कैसे लगा कि आप जो है उनका नेता बन के उनकी मांग को उठा सकते हैं? क्योंकि आपसे बड़े लोग भी, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी में होंगे, तो कहीं आपको एक छोटी उम्र के नेता के रूप में ऐसा तो नहीं कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे या एक जिसे बोलते हैं ईर्ष्या की भावना रहती हो उनके अंदर? नहीं देखिए मैडम, नेता कभी नेता नहीं बनता है। नेता या आप कह लीजिए जनप्रतिनिधि आप तभी बन पाते हैं जब आप जनभावना में होते हैं, जब आपको बनाने वाले ही आपके छात्र होते हैं। मैं कभी ये मोटिव से छात्रों के बीच में खड़ा नहीं होता हूँ कि मुझे वोट डालो या मुझे नेता मानो। मैं उनके ये मोटिव से खड़ा रहता हूँ कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकूं, कैसे मैं दिन रात उनके काम आ सकूं। तो बनाने वाले नहीं, बनाने वाले जनता जनार्दन है, छात्र हैं यहाँ के जो विश्वविद्यालय के। हम कहीं उनके काम आए थे तो आज वो हमें बड़ा भाई मान के हमें कॉल करते हैं, हमें बुलाते हैं कि भैया हमें ये परेशानी है, हमें हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप यहाँ हमारे
काम आई है, तो हम उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं। और अभी तक का जो 6 साल का मेरा सफर है वो यूं ही चलता रहा है कि मैंने विश्वविद्यालय के अंदर हर एक दिन कदम रखा है और तभी यहाँ से बाहर निकला हूँ जब मैं किसी ना किसी के काम आया हूँ। तो ये मानने नहीं मानने वाले यहाँ के छात्र है, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक आम छात्र से आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए कि लक्ष्यराज लुहारिया अगर विश्वविद्यालय में आता है तो वो आपके काम करके जाता है या नहीं जाता है। तो ये बनाने नहीं बनाने वाले वही है। हमको कभी नेता नहीं माना है। आज से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम उनके लिए मजबूती से काम आए, तब वो हमें बड़ा भाई मान के बुलाते हैं। आज तक किन किन मुद्दों को उठा चुके हैं? देखिए, मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया था, मैं राजस्थान महाविद्यालय की बात करूंगा, मैं जब कॉलेज में कैंपस में एंटर करा तो मुझे कॉलेज में काफी कमियां दिखी। यहाँ का कैंपस का परिसर अच्छा नहीं था, कैंपस में क्लासेस प्रॉपर नहीं लगती थी, कैंपस में कुछ ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। मैं जब अपने पावर में आया था, मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में बना था, तो मैंने यहाँ पे मुख्य द्वार पे जो बोर्ड लगे आज आप देख सकते हैं, जो आप कॉलेज के एंट्री गेट पे आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप क्या कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, वो इनके पास बोर्ड ही नहीं थे। विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज है, सबसे बड़ा संगठित कॉलेज, उसके अंदर यही नहीं लिखा है कि आप कौन सा कॉलेज है। तो उसका बड़े 2 गेट मैंने मुख्य द्वार बनवाए, अंदर एक एलईडी मैंने लगवाई, डिजिटल आपको उसमें नॉलेज मिल सकेगी कि कौन से रूम में कौन सी क्लासेस लगती है, वो आज तक लगी हुई है। जो छात्रों को कंफ्यूजन होता था कि हमारी क्लासरूम कौन सी है, हमारी एसएफएस की क्लासें कहाँ लगेगी, मॉर्निंग की कहाँ लगेगी, तो वो डिजिटल हमने करवाया था। कैंटीन बंद पड़ा था तो कैंटीन मैंने खुलवाया था। और ऐसी कई अनेकों समस्याएं हैं, जैसे नियमित रूप से क्लासेस चलनी, वो भी हमने रेगुलर रूप से चालू करवाई थी। तो ऐसे कॉलेज स्तर पे हमने ये काम किए। विश्वविद्यालय स्तर पे हमने, जहाँ पर एक आम छात्र को फेल किया जाता था, हम उनकी आवाज बनकर काम आए। एक लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, वहां हमने बुक्स अवेलेबल करवाई। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन पे हमने काम किए हैं विश्वविद्यालय में आज से पहले, और आगे आने वाले समय में भी अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराते हैं तो हम जब तक यहाँ पे अध्ययनरत है, यहाँ पे हमारा एडमिशन है, तब तक हम उनके काम आएंगे। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कहूंगी कि आपने छात्र संघ बहाल करने की मांग को, राजस्थानी भाषा की मांग को लेकर जो है भूसमाधि ली थी। क्योंकि भूसमाधि का आइडिया आपके अंदर कहाँ से? देखिए, हमने अनेकों प्रयास कर लिए विश्वविद्यालय के अंदर ताकि हम छात्र संघ चुनाव करा सकें। और एक जो मूल सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए, एक राजस्थान के अंदर रहने के बाद भी विश्वविद्यालय के अंदर हमारे पास राजस्थानी विभाग नहीं था, तो उसकी हमारी दूसरी मांग थी। इन चीजों को लेके हमने अनेकों प्रदर्शन कर लिए। हर तरह का प्रदर्शन करने के बाद हमने जब ये सोचा कि अब ये नहीं मान रही, तो हम खुद को समाधि ले लेते हैं, ताकि कुछ सद्बुद्धि सरकार को मिले कि छात्र और छात्र नेता इस हद तक जाना चाह रहे हैं कि वो अपने जीव को न्यौछावर करना चाहते हैं, वो मरने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है अगर उनकी मांग नहीं मानी। तो हमने वो स्टेप अपनाया, और जब हमने भू समाधि ली तो आप मानेंगे नहीं कि सरकार का, विश्वविद्यालय प्रशासन का और पुलिस का ऐसा रवैया था कि बैठे हुए छात्रों पर लाठीचार्ज करी और उन पर मुकदमे लगाए गए। एक आम छात्र पे मुकदमों की धमकियां दी गई कि तुम्हें मुकदमे करेंगे, तुम्हारा भविष्य खराब करेंगे और तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे, तुम्हें कहीं का पढ़ने लिखने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी धमकियां, ये लाठीचार्ज आपको कहां शोभा देती है? एक आम छात्र की ये बेसिक राइट है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, वो हम कर रहे थे। और वहां पुलिस का आना, लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय था। बिल्कुल, ये एक प्रकार से निंदनीय था, क्योंकि जब छात्र जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करना बिल्कुल ही, हम कहेंगे, एक तरह से गलत चीज है। क्योंकि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा होता है तो पुलिस अगर उसको बीच में डिस्टर्ब ना करे तो छात्र अपनी मांगे जो है अच्छी तरह से रख पाएंगे। अपनी आवाज जो है वो सिर्फ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी लक्ष्यराज, जैसे कि आपने भू समाधि लेने का प्रयास किया, वहां पे पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस भी आई, वहां पे आपको धमकियां दी गई, जो भी आप कह रहे हैं कि ये चीजें आपके साथ में हुई, तो ये हम ये भी कह सकते हैं क्या ये एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट नहीं था? नहीं मैडम, पब्लिसिटी स्टंट में मैं अपनी जान को थोड़ी गवाऊंगा। मेरी वहाँ जान हलक पे थी, मैं अगर वहाँ बैठ जाता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि फेमस होने के लिए ये अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना? देखिए, कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं उस खड्डे के अंदर था, मुझे कोई उठाने वाला नहीं आता, मुझे यहाँ तो लाठी पड़ गई।
आश्वस्त करने अगर कोई नहीं आता तो मैं उस खड्डे से बाहर नहीं निकलता। और एक साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को कि एक खड्डे के अंदर एक इंसान कब तक रह सकता है। मेरे काफी चांसेस थे कि मैं वहां बेहोश हो सकता था और मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। तो मैंने इतना बड़ा रिस्क केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं ये चीज नहीं करना चाहता था। मेरा यही था कि इतने साल से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल हो और राजस्थानी विभाग खुले, क्योंकि ये हमारा मन का दर्द है मैडम, ये हमारा मन का दर्द है, तब हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। ये छोटी मोटी मांग नहीं है, हम राजस्थान के वासी हैं, हम चाहते हैं राजस्थानी विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, और एक छात्र होते हुए और एक छात्र नेता होते हुए हमारी पूरी सुविधा होनी चाहिए कि हमें भी लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव हो और हमें भी वोट करने का अधिकार हो, हमें भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। तो इन चीजों से हम पिछले 3-4 साल से मतलब हम उनसे बहुत जुझक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये चीज हमको क्यों नहीं मिल रही है, ये बेसिक नेसेसिटी के लिए हमको लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। अभी आप छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपको ये लग रहा है कि ये समस्याएं जो है छात्र संघ चुनाव बहाल करने के बाद ही सही हो सकती हैं? मतलब इस मांग को इतना जोर शोर से उठाने का अभी समय क्यों आया? इतने साल पहले 2022 के बाद से चुनाव नहीं हुए, लेकिन मांग अब उठ रही है, तो अभी ऐसा क्या हुआ? कौन सी ऐसी चीजें आप देख रहे हैं कि सुधर नहीं रही हैं, जिनको सुधारने के लिए चुनाव बहाल करना बहुत जरूरी? देखिए मैडम, सबसे जरूरी बात कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो छात्रों को उनका प्रतिनिधि मिलेगा, छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि होगा, तो वीसी की सिंडिकेट की मीटिंग में बैठेगा और वो उनके मुद्दों पे बात कर सकेगा। उसे सारी नॉलेज होगी कि छात्रों के हितों में क्या बात हो रही है, छात्रों के हितों में क्या डिसीजंस हो रहे हैं। अगर वहां उनके डिसीजंस पे बात नहीं हो रही होगी तो वो छात्र नेता जो होगा चुना हुआ वो उनकी मांग रखेगा। और बीइंग ए छात्र नेता अलग चीज होती है और एक छात्र संघ अध्यक्ष, दोनों में काफी डिफरेंस है। आपको यहाँ पॉलिटिकल पावर मिलेगी कि आप उनकी बराबर उनकी बैठक में बैठ सकते हैं, आप अपनी मांग रख सकते हैं और उन मांगों पे जायज मांग पे आपको आश्वासन नहीं मिलता है तो आप उन कह सकते हैं। आज हमें क्या पता चल रहा है कि अंदर क्या मीटिंग्स हो रही है, कितना घोटाला हो रहा है, विश्वविद्यालय के अंदर क्या करप्शन हो रहे हैं, कितना बजट आ रहा है, कहाँ लग रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। अगर हमारा प्रतिनिधि होगा तो हमें पता होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या सही हो रहा है विश्वविद्यालय में क्या गलत हो रहा है। तो इन चीजों की जरूरत है और नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के अंदर क्या क्या कमियां हुई है। आप देखेंगे कि पिछले साल विश्वविद्यालय के अंदर एनईपी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका नॉलेज हमें ज्यादा बेहतर पता है। यहाँ के प्रोफेसरों को उनका नॉलेज नहीं है, यहाँ के वाइस चांसलर को उनका नॉलेज नहीं कि एनईपी क्या है। आज एनईपी के अंदर नियम होते हैं कि 12 महीने के अंदर 2 सेमेस्टर होनी चाहिए। अब विश्वविद्यालय का क्या हो रहा है, इतनी खराब प्रक्रिया है इनकी कि 9 महीने में ये 1 सेमेस्टर कर रहे हैं पर बचा हुआ दूसरा सेमेस्टर जल्दी निकालने के चक्कर में 3 महीने में कर रहे हैं। तो ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? कैसे आप सिलेबस रिकवर कर रहे हो कि एक सेमेस्टर को आप 9 महीने में पढ़ा रहे हो पर दूसरे सेमेस्टर को आप 3 महीने में खींच रहे हो, क्योंकि आपका टाइम पीरियड चले गया। आप लगातार निरंतर रूप से बच्चों के बैक लगा रहे हो। आप बच्चा जो यहाँ पे स्कूल में 95% बना के आया है उसके आप 00 नंबर दे रहे हो। तो एक बच्चा इतना नालायक, इतना कमजोर हो सकता है क्या उसके 00 नंबर है? मैं इनसे सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं आपसे कि आपने 00 नंबर क्यों दिए, तब आप भाग क्यों जाते हैं? आप अपने कमरे क्यों बंद कर लेते हैं? वीसी ने आज तक कोई ज्ञापन नहीं लिया हमारा। वीसी को कल मैंने कैंपस के अंदर हमको कहना नहीं चाहिए, पकड़ना पड़ा। वो ओपनिंग सेरेमनी में आई थी कैंटीन के, तो वैसे वो आ नहीं सकती, उस दिन आना पड़ा उनको, तो हमें वहां उनको पकड़ना पड़ा। मैं उनके पास गया, मैडम आपने किस अधिकार से लाठी चलाई मेरे पे? बोला मुझे नहीं पता, पुलिस ने चलाई, पुलिस से पूछो। तो मेरा इनसे सवाल है कि पुलिस का क्या रोल विश्वविद्यालय के अंदर? आप परमिशन नहीं दोगे तो पुलिस कैसे आएगी अंदर? आप सीधा थोप रहे हो पुलिस ने लाठीचार्ज करी, कहीं ना कहीं आपके आदेश थे तब हमारे पे लाठियां चली है। तो ये सवाल और ये कमियां हैं जो एक छात्र संघ चुनाव होंगे तो पूरी होगी। आज की तारीख में बहुत जरूरी है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि एक आम छात्र बहुत परेशान है। लक्ष्मण, जैसे आप छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये तय है कि आप इसके अंदर भाग भी लेंगे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? क्या राजनीति में जाना है आपको? क्या सोचा है आपने आगे? जी देखिए, आगे की रणनीति तो यही है कि हमने पॉलिटिकल करियर ही चूज कर लिया है। हम सेवा भाव ही है, हम आगे भी विश्वविद्यालय में सेवा कर रहे हैं, आगे भी जहां हमें मौका मिलेगा छात्रों की, युवाओं की और
जहाँ बड़े बुजुर्गों की मदद करनी पड़ी तो वहाँ भी हम तैयार हैं, और हम इस भाव को लेते हुए एक सच्चे मन से हम काम करना चाहते हैं, और आगे जरूर हम इस चीज को करते रहेंगे। विधानसभा, लोकसभा, जहां हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। एक नेता के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? अगर आप नेता बन जाते हैं तो क्या सोचा है आपने, किन चीजों में आप सुधार करें? देखिए, हमारा यही है कि अभी मैं जहाँ की नेतागिरी कर रहा हूँ वहीं की बात करूंगा मैं, कि जहाँ युवाओं के हकों की बात होगी, जहाँ एक स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत होगी, एक स्टूडेंट को रोजगार में दिक्कत होगी, ऐसी पॉलिसीज इन्वेंट करो। सरकार को हमारा ये कहना है कि ऐसी पॉलिसीज लाओ या राजस्थान की युवा, हिंदुस्तान के युवा को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। ऐसी स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज लाओ। अभी काफी कमियां हैं, आप देखें ना आज युवा कितनी गलत दिशाओं में जा रहा है। अगर आप इनको, आप देखो, मेरे को इतने फोन कॉल आते हैं, आज थाने का मैटर हो गया, आज आप एक आम छात्र कोई गलत धंधे में लग रहा है, कोई दो नंबर के काम है, काफी काम है, क्यों कर रहे हैं वो, क्यों भटक रहे हैं वो? क्योंकि रोजगार नहीं है, कमाई के जरिए ढूंढ रहे हैं, और उन कमाई के चक्करों में वो गलत रास्ते अपना रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज लाइए, आप रोजगार के मौके दीजिए युवाओं को, ताकि वो सही दिशा में जा सके और एक देश भी सही दिशा में जाए, क्योंकि जहाँ का युवा सही दिशा में है वहां का देश भी सही दिशा में जाएगा। आने वाला भविष्य युवाओं का है। ये बहुत इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि युवाओं के पास जब रोजगार नहीं है तो गलत धंधे में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो कमाई करनी है, उनके पास कमाई का साधन नहीं है, तो वो 2 नंबर का काम कर रही है। सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ही सोचने की बात है कि बेरोजगार युवा जो है वो गलत रास्ते अपना रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं। अभी इसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो भजनलाल सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं कि सरकारी स्कूलों में आप विजिट नहीं कर सकते हो, फोटो नहीं ले सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो, क्या हम ये मान के चले कि ये जो है सरकारी स्कूलों की जो बदहाली है उसको छुपाने के लिए किया गया? जी, बिल्कुल छुपाने की कोशिश है इनकी। आज आप सरकारी स्कूलों में जाके विजिट करिए, आप फ्लाइंग भेजिए अपनी तरफ से, कि आप जाके खुद रिपोर्टर हैं, आप खुद जाके आप चेक करिए सरकारी स्कूलों की क्या हालतें हैं, सरकारी स्कूलों में किस तरह से उनको पानी पिलाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों के अंदर किस तरह के टीचर हैं जिनको पढ़ाई कराना ही नहीं आती, वैसे टीचर को इन्होंने अपॉइंट कर रखा है सरकारी स्कूलों में। ये अपन कैसे कह सकते हैं कि उनको पढ़ाई कराने नहीं आती? वो भी एक लेवल क्लियर ऐसे नहीं पहुंचे हैं, और वो पहुंचे हैं तो पुराने लगे हुए हैं, उनकी 60 साल उम्र है, पहले कैसे लगते थे। मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में भी एक क्वालिफिकेशन टीचर होना चाहिए। आप 12वीं पास को आप टीचर ये हम नहीं कह सकते 12वीं पास, वो भी एक जो है क्राइटेरिया जो उसको पार करके ही गवर्नमेंट के ऐसे हर जगह ये स्थितियां नहीं है मैडम। आज मेरी विधानसभा है, आज जयपुर की ऐसी ग्रामीण ऐसी स्कूलें हैं जिन्हें हम जानते हैं, वहाँ टीचरों की बात नहीं है, टीचर तो खैर है ही, पर कैंपस है ना, वहाँ पे सेफ्टी पर्पस को कुछ नहीं है। आज हमें कहीं वीडियो देखने को मिला है कि आप स्कूल के सामने ही रेलवे ट्रैक है और उसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई छोटा बच्चा अगर क्रॉस करके ट्रैक पे चले जाए और उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों में इतनी समझ होती है क्या? स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र ना समझ होता है, उसकी सेफ्टी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी कॉलेज कैंपस के अंदर अगर वो एंटर कर रहा है तो कॉलेज की होनी चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी चीजों की आप बाउंड्रीज ही नहीं, स्कूल के अंदर आप क्लासरूम ही ओपन से, बाहर जंगल है, ऐसे कई जगह अपन सब जगह नहीं पहुंचे हैं। अगर अपन सब जगह जाके देखें तो सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, और इसलिए ये नहीं जाना देना चाहते अपन को, ताकि इनकी रियलिटी बाहर आए। अभी जैसे आप छात्र नेता जो हैं भी और बनने के आगे भी उसमें आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो अभी स्कूलों के अंदर जो है महिला शिक्षा है, मतलब जो गर्ल्स की शिक्षा है, सुरक्षा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है इसके? देखिए, अभी इनके अंदर कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है। इस चीज में हम इनकी सराहना करते हैं कि 35% रिजर्वेशन इन्होंने, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन्होंने सरकार ने महिलाओं को दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आने वाले समय में महिलाओं को अच्छा मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का, और जितनी राजनीति में महिला आएगी, मेरा मानना है कि वो महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम्स लाएगी, अच्छी पॉलिसीज लाएगी, तो वहाँ महिला शक्ति की बात होगी। और ये चीजें जो संसद में, जो लोकसभा में, जो विधानसभा में जो महिलाएं जा रही है विधायक बन के, सांसद बन के, तो उनसे भी हमारी ये अपील है कि आप केवल और केवल आपको उस जगह इसलिए बिठाया ताकि आप महिला शक्तिकरण की बात करें, महिलाओं के लिए
हितों की बात करें, क्योंकि युवाओं के लिए करने के लिए युवा विधायक बैठे हैं और जो जनता जनार्दन है जो उसके लिए एमएलए बैठे ही हैं। पर जब महिलाओं को इसलिए बिठाया गया है, महिलाओं को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है ताकि आने वाले समय में महिलाओं को मजबूती मिल सके हर सेक्टर्स में। तो इसलिए आपको यही हमारी अपील है कि आप इन पे काम करिए। ये सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया है, आप इस पे आगे आने वाले भविष्य में महिलाओं को काफी मौके मिलेंगे। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर आपने भू समाधि भी ली, राजस्थानी भाषा की मांग को लेकर भी आपने जो है आंदोलन किया, तो ये आंदोलन कहाँ तक पहुंचा है, भविष्य में इसकी और आगे क्या रणनीति जो है आपने तय की? देखिए, हमारा तो सीधा ये कहना है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी बात मानिए, वरना आने वाले समय में ऐसी क्रांति होगी, ऐसे प्रदर्शन होंगे कि आपको उसका खामियां भुगतना पड़ेगा। और वो चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान आप ही का है। क्यों युवा अगर परेशान होगा तो वो सरकार को इतना परेशान कर देगा। आपको मैं अभी चेतावनी देना चाहता हूं, आने वाले समय में आपको इसका खामियां भुगतना पड़ेगा। और आपने इसका उदाहरण दिल्ली में देखा होगा, जंतर मंतर में जब जेनजीज आक्रोश हो गए थे तब इस्तीफा भी छीन लिया था इन्होंने। तो यहाँ पर तो छात्रों की ही बात है, यहाँ तो छात्र संघ की ही बात है, तो यहाँ सारे युवा मिलकर काम करेंगे। अभी जो बटे हुए हैं वो आने वाले समय में जब परेशान हो गए और एक हो गए तो आपको आने वाले चुनाव में भी और वैसे भी बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।